वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज हम मॉड्यूल 5 पॉलीमर के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चंस जो अभी तक यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं 2 मार्क्स में। तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सिंपल मॉलिक्यूल्स डू नॉट पॉलीमराइज, जस्टिफाई। और क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फंक्शनैलिटी ऑफ अ पॉलीमर, एक्सप्लेन बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस हमारे फंक्शनैलिटी ऑफ पॉलीमर पर बेस्ड हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 2019-20 में पूछा गया है फर्स्ट सेमेस्टर में, और जो सेकंड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2017-18 सेकंड सेमेस्टर में पूछा गया है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर को समझने के लिए हम पहले समझेंगे कि फंक्शनैलिटी क्या होती है। तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों के आंसर को हम इसी के बेसिस पर जस्टिफाई करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि फंक्शनैलिटी क्या होती है। फंक्शनैलिटी बेसिकली होती है रिएक्टिव साइड्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, कि कोई भी मॉलिक्यूल कितनी डायरेक्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए केपेबल है। अगर कोई मॉलिक्यूल एक से ज्यादा डायरेक्शन में बॉन्ड फॉर्म कर सकता है तो दैट मीन्स वो मॉलिक्यूल एक मोनोमर की तरह कंसिडर होता है और उससे हम पॉलीमर सिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर केवल एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन की एबिलिटी होती है, मतलब कि उसकी फंक्शनैलिटी केवल एक होती है, तो वो मॉलिक्यूल पॉलीमराइज नहीं हो सकता। तो वी कैन राइट इट एज, so it is number of reactive sites in a monomer molecule is known as its functionality। अगर हमारे functionality की वैल्यू 2 है, that means we can write it as if functionality is 2, तो जो बनने वाला पॉलीमर होगा वो कैसा होगा, दैट विल बी अ लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर की फॉर्मेशन होगी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी मोनोमर यूनिट 2 डिफरेंट डायरेक्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए हम इसमें ले सकते हैं इथाइलिन मोनोमर यूनिट या फॉर्मेशन ऑफ पॉलीइथाइलिन, जैसे हमारी मोनोमर यूनिट है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस मोनोमर यूनिट के अंदर जो फंक्शनैलिटी है दैट इज 2 फंक्शनैलिटी होने की वजह से ये 2 पर्टिकुलर डायरेक्शंस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकती है। अगर 2 पर्टिकुलर डायरेक्शंस में इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो जो बनने वाला पॉलीमर होगा वो हमारा कैसा होगा, दैट विल बी अ लीनियर पॉलीमर। इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें मिलेगा अगर हम n नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स को कंबाइन करते हैं। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ फंक्शनैलिटी का, अगर फंक्शनैलिटी 2 है। अगर फंक्शनैलिटी 2 से ज्यादा है तो बनने वाला पॉलीमर ब्रांच्ड या क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर हो सकता है। दैट मीन्स इफ फंक्शनैलिटी इज 3 और 4, यानी अगर 2 से ज्यादा हमारे पास फंक्शनैलिटी है तो बनने वाला पॉलीमर कैसा होगा, दैट मे बी ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्योंकि इस कंडीशन में हमारी मोनोमर यूनिट 2 से ज्यादा डायरेक्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं बेकेलाइट। जो बेकेलाइट का स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर से हमें ये साफ समझ में आता है कि हमारी जो मोनोमर यूनिट है मिथाइलॉल फिनॉल, जिसकी हेल्प से हम बेकेलाइट की सिंथेसिस करते हैं, ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें पहले नोवोलेक की फॉर्मेशन होती है और उसके बाद हमारा बेकेलाइट फॉर्म होता है। तो इस बेकेलाइट के स्ट्रक्चर में एक मोनोमर यूनिट 2 से ज्यादा डायरेक्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकती है, जिसकी वजह से जो बनने वाला पॉलीमर है वो कैसा है, वो एक हाईली क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर की फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये 2 एग्जांपल्स हमारे फंक्शनैलिटी को डिफाइन करते हैं कि किसी भी पॉलीमर के लिए उसकी जो फंक्शनैलिटी है मोनोमर यूनिट की, उस पर बेस्ड होता है पॉलीमर का स्ट्रक्चर। अब ये तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया जिसमें हमने फंक्शनैलिटी को डिफाइन कर दिया, और फंक्शनैलिटी को डिफाइन करने के साथ साथ हमने 2 डिफरेंट कंडीशन बताई कि अगर फंक्शनैलिटी 2 है तो कैसा पॉलीमर बनेगा, अगर फंक्शनैलिटी 3 या 4 है तो बनने वाला पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब हमसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि सिंपल मॉलिक्यूल्स डू नॉट पॉलीमराइज, जस्टिफाई। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी हम इसको आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को स्पेसिफाई कर रही हूं कि सिंपल मॉलिक्यूल्स में फंक्शनैलिटी कितनी होती है, ओनली 1, जिसकी वजह से वो मोनोमर की तरह वर्क नहीं करते। तो हम इसको कैसे मेंशन करेंगे, द फंक्शनैलिटी ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स इज ओनली 1, सो दे कैन नॉट फॉर्म इन मोर देन 1 डायरेक्शन। और अगर एक से ज्यादा डायरेक्शन में वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकते तो दैट मीन्स उनका पॉलीमराइजेशन नहीं हो सकता। तो ये फंक्शनैलिटी हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों के आंसर को जस्टिफाई करती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 3,
Illustrate various applications of polymer composites. Then question number 4, what do you understand by polymer blends? तो यहाँ पर दो डिफरेंट टर्म्स हैं, एक है पॉलीमर कंपोजिट जिसके एप्लीकेशंस हमसे पूछे गए हैं और एक है हमारे पास पॉलीमर ब्लेंड. जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 2018-19 सेकेंड सेम में पूछा गया है और सेम क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 2016-17 फर्स्ट सेम में भी. तो सेम क्वेश्चन हमारा दो बार रिपीट हुआ है और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमसे 2019-20 फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया है. तो अभी जो क्वेश्चन है इनमें पॉलीमर कंपोजिट और पॉलीमर ब्लेंड एक तरीके से मिक्सचर ऑफ पॉलीमर फॉर्मेशन होता है, एक से ज़्यादा पॉलीमर्स का मिक्सचर. लेकिन पॉलीमर कंपोजिट में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, पॉलीमर ब्लेंड में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती. तो इन क्वेश्चन के आंसर को कंसिडर करते हैं. पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमसे पूछे गए हैं पॉलीमर कंपोजिट्स के एप्लीकेशंस. तो पहले हम डिफाइन कर देते हैं कंपोजिट्स को. इट इज अ 3D कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन फेज. एक से ज्यादा फेज या एक से ज्यादा टाइप ऑफ पॉलीमर्स के मिक्सचर को हम कंपोजिट कहते हैं. और 3D कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी ऐसा मिक्सचर जिस मिक्सचर में कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उस मिक्सचर को हम कहते हैं पॉलीमर कंपोजिट्स. और ऐसा मिक्सचर जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती है उसको हम कहते हैं पॉलीमर ब्लेंड. अब इस क्वेश्चन में हमसे एप्लीकेशंस पूछे गए हैं तो उन्हीं को मेंशन करेंगे. जितने भी पॉलीमर कंपोजिट्स होते हैं वो पॉलीमर कंपोजिट्स हमारे किसी एक पर्टिकुलर पॉलीमर की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को एनहांस करने का काम करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को बढ़ाने का काम करते हैं. तो उसी के बेसिस पर हम इनको बहुत सारे आर्टिकल्स बनाने के काम में यूटिलाइज करते हैं. फर्स्ट वन इज फॉर मेकिंग वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर्टिकल्स. नेक्स्ट अप इज फॉर मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर मेकिंग स्पोर्ट्स मटीरियल. These are also used for making circuit boards. जितने पॉलीमर कंपोजिट्स होते हैं इनके अंदर बहुत अच्छी थर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत अच्छी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से इनको हम इन डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं. मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमसे पूछे गए हैं पॉलीमर ब्लेंड्स. पॉलीमर ब्लेंड्स हमारे मिक्सचर होते हैं पॉलीमर्स के, लेकिन ऐसा मिक्सचर जिसमें केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती है. जो पॉलीमर ब्लेंड्स होते हैं इन्हें हम दो डिफरेंट टाइप की फॉर्म में डिवाइड करते हैं. क्योंकि हमसे केवल डेफिनेशन पूछी गई है 2 नंबर के क्वेश्चन में, तो डेफिनेशन के साथ हम उसके एग्जाम्पल देंगे. तो एग्जाम्पल के लिए हम इसकी डिफरेंट टाइप्स को मेंशन करेंगे. पहली टाइप हमारे पास होती है मिसिबल पॉलीमर ब्लेंड्स, या इसको हम कहते हैं होमोजीनस पॉलीमर ब्लेंड्स. फॉर एग्जाम्पल अ मिक्सचर ऑफ PET विच इज पॉलीइथाइलिन टेरिथैलेट एंड PBT which is polybutylene terephthalate. ये हमारा टाइप 1 का एग्जाम्पल है. जो सेकेंड टाइप हमारी है दैट इज कंसिडर्ड एज इमिसिबल और हेट्रोजीनस पॉलीमर ब्लेंड. इसका एग्जाम्पल हमारे पास है पॉलीस्टाइरीन एंड पॉलीब्यूटाडाइन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, डिस्कस देयर एप्लीकेशंस. जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमसे 2018-19 सेकेंड सेम और साथ ही साथ 2016-17 में भी हमसे पूछा गया है फर्स्ट सेम में. तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं, उनके क्या एप्लीकेशंस हैं, ये हमारा क्वेश्चन है. तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हम डिटेल में ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं. बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जिन पॉलीमर्स का नेचुरल डिग्रेडेशन पॉसिबल होता है, यानी ऐसे पॉलीमर्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से डिग्रेड हो जाते हैं. दीज पॉलीमर्स आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स. तो वो सभी पॉलीमर्स जिनका डिग्रेडेशन नेचर में होता है, यानी नेचुरली अकरिंग जितने भी बैक्टीरिया, फंजाई या माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं उनकी प्रेजेंस में जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर स्मॉल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट होके हमारी नेचर के साथ मिक्सअप हो जाता है, ऐसे पॉलीमर्स को हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स. आज की डेट में बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और बहुत सारे इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिनको हम कंसिडर करेंगे. तो पहला एप्लीकेशन जो हम कंसिडर कर रहे हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का वो है फॉर पोस्ट ऑपरेटिव स्टिचेस. आज की डेट में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जितनी भी अगर किसी के कोई चोट लगी है तो डॉक्टर्स जो स्टिचेस लगाते हैं वो स्टिचेस डिसॉल्वेबल स्टिचेस होते हैं. तो इन स्टिचेस को लगाने के लिए जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर यूज़ किया जाता है वो होता है हमारे पास डेक्स्ट्रॉन,
ये एक ऐसा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है जिसको हम पोस्ट ऑपरेटिव स्टिचेस के लिए यूज करते हैं और ये हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स के साथ में डिसॉल्व हो जाता है, जिसको कट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर मेकिंग ग्रीन प्लास्टिक। इस ग्रीन प्लास्टिक को हम बायोप्लास्टिक भी कह सकते हैं। ये ग्रीन प्लास्टिक या बायोप्लास्टिक एक इस तरीके की प्लास्टिक होती है जो कि डिग्रेडेबल प्लास्टिक होती है और इस प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड पैकेजिंग के लिए यूटिलाइज किया जाता है। ये जो ग्रीन प्लास्टिक या बायोप्लास्टिक होती है, इसका जो मेन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है दैट इज पॉलीलैक्टिक एसिड। पॉलीलैक्टिक एसिड के साथ में कुछ और दूसरे पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स को मिलाकर इस ग्रीन प्लास्टिक को प्रिपेयर किया जाता है। नाउ नेक्स्ट अप इज फॉर ड्रग डिलीवरी। किसी स्पेसिफिक सेल तक किसी मेडिसिन को ट्रांसफर करने के लिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स को यूज किया जाता है। ऑल्सो फॉर मेकिंग फाइबर्स। फाइबर्स में जो हमारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं, दीज आर सिल्क, वूल, ये हमारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं जिनको कि फाइबर्स बनाने के लिए यूटिलाइज किया जाता है और इन फाइबर्स को फर्दर क्लोथिंग के लिए यूज करते हैं। सो आई थिंक इतना पोर्शन क्लियर होगा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मोनोमर्स ऑफ नियोप्रीन एंड टेरिलीन। हमसे दो डिफरेंट मोनोमर स्ट्रक्चर पूछे गए हैं, दो पॉलीमर्स हमें दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज नियोप्रीन, सेकेंड वन इज टेरिलीन। ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 2018-19 सेमेस्टर 1। तो देखते हैं नियोप्रीन और टेरिलीन के डिफरेंट मोनोमर्स को। पहला है हमारे पास नियोप्रीन और दूसरा है हमारे पास टेरिलीन। जो नियोप्रीन है ये एक होमोपॉलीमर है और टेरिलीन हमारा हेट्रोपॉलीमर है। तो नियोप्रीन के लिए एक ही मोनोमर यूनिट यूटिलाइज होती है। नियोप्रीन के लिए मोनोमर यूनिट यूज की जाती है क्लोरोप्रीन, जिसका स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CCl डबल बॉन्ड CH2। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्रीन। और जो टेरिलीन है इसके लिए हम दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स यूज करते हैं। पहली मोनोमर यूनिट हमारे पास होती है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल को हम CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH की फॉर्म में मेंशन करते हैं। और जो दूसरी मोनोमर यूनिट है दैट इज टेरिथैलिक एसिड। टेरिथैलिक एसिड का स्ट्रक्चर रिंग फॉर्म और रिंग में दो डिफरेंट पोर्शंस पर एसिडिक ग्रुप का अटैचमेंट। जो हमारा नियोप्रीन है ये एक एडिशन पॉलीमर है और जो टेरिलीन है ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की हेल्प से बनता है, जिसमें कि हमारा वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, जबकि नियोप्रीन में सिंपल एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है और हमारी क्लोरोप्रीन मोनोमर यूनिट एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर नियोप्रीन पॉलीमर की फॉर्मेशन करती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विल यू प्रेफर टू पॉलीमराइज एक्राइलोनाइट्राइल अंडर एनाइनिक और कैटाइनिक कंडीशंस। हमसे ये पूछा है कि क्या हम एक्राइलोनाइट्राइल को बनाने के लिए एनाइनिक या कैटाइनिक मैकेनिज्म को यूटिलाइज करेंगे या प्रेफर करेंगे या नहीं करेंगे। हमसे ये नहीं पूछा क्वेश्चन में कि हम किसको प्रेफर करें, हमसे ये पूछा है क्या हम एनाइनिक और कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन को प्रेफर करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसी के बेसिस पर हमें अपने इस आंसर को जस्टिफाई करना होगा। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 2017-18 इन सेमेस्टर 1। तो जो हमारा पॉलीमर होता है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, जिसको इन शॉर्ट PAN भी कहा जाता है, इस PAN के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट एक कॉमर्शियल पॉलीमर होता है। हमसे पूछा गया है PAN विच इज पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ये जो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल है ये अपनी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की वजह से यूटिलाइज होता है, जिसको हम इसका लिविंग कैरेक्टर भी कहते हैं। और इसके लिविंग कैरेक्टर्स में होती है इसकी रिजिडिटी और इसकी टफनेस, जो कि हमें एनाइनिक या कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन से नहीं मिलती है। एनाइनिक या कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन इस पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल की मेन प्रॉपर्टी, उसकी टफनेस और उसकी रिजिडिटी को खत्म कर देते हैं। तो इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है उसको मैं मेंशन कर देती हूँ, इट्स रिजिडिटी और टफनेस। इस मेन प्रॉपर्टी को हम इसका लिविंग कैरेक्टर भी कहते हैं।
तो दैट मीन्स हमें इसके लिए एक ऐसी पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म चाहिए जो इस पॉलीमर के कॉमर्शियल एप्लीकेशन को, दैट मीन्स इसकी मेन प्रॉपर्टी या लिविंग कैरेक्टर को बनाकर रखे, जो कि ना तो एनाइनिक पॉलीमराइजेशन कर पाता है ना ही कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन कर पाता है। तो दैट मीन्स हम अपने आंसर को कैसे जस्टिफाई करेंगे? नो, वी विल नॉट प्रिफर कैटाइनिक और एनाइनिक पॉलीमराइजेशन बिकॉज ड्यू टू साइड रिएक्शंस इट्स लिविंग कैरेक्टर कैन बी लॉस्ट। और इसके लिविंग कैरेक्टर के लिए हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि ये इसका लिविंग कैरेक्टर है, दैट मीन्स इसकी रिजिडिटी और इसकी टफनेस, जिसकी वजह से हम कैटाइनिक या एनाइनिक पॉलीमराइजेशन को प्रिफर नहीं करेंगे, बल्कि हम इस पॉलीमर को बनाने के लिए फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन को प्रिफर करते हैं। तो हम अपने आंसर में एक पॉइंट को और ऐड कर सकते हैं कि वी विल प्रिफर फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। हालांकि ये हमसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट हम अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए इसे ऐड ऑन कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई अ ड्राई ईथर सॉल्वेंट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा पॉलीमर मॉड्यूल 5 के सेकंड चैप्टर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में से आता है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 2018-19 में फर्स्ट सेमेस्टर में। इसमें हमसे ये कहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सिंथेसिस के लिए हम ड्राई ईथर यूटिलाइज करते हैं। तो ऐसा क्या है कि हम सिर्फ ड्राई ईथर ही यूज करेंगे, ड्राई ईथर के अलावा हम कोई और सॉल्वेंट क्यों यूज नहीं करते, या हम क्यों प्रिफर करते हैं ड्राई ईथर को? तो पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सिंथेसिस देख लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सिंथेसिस में हम किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इस ड्राई ईथर को हम डाई इथाइल ईथर भी कहते हैं, और बनने वाला जो प्रोडक्ट हमारे पास होता है वो होता है RMGX, जिसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सिंथेसिस के बेसिस पर हमसे क्वेश्चन पूछा है कि हम अपनी इस सिंथेसिस रिएक्शन में इस ड्राई ईथर को ही क्यों यूज करते हैं। तो इसका मेन रीजन क्या है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो कार्बन है, दैट मीन्स इस एल्काइल ग्रुप का जो कार्बन है, दैट इज हाईली बेसिक इन नेचर। और अगर इस बेसिक नेचर वाले कार्बन के कांटेक्ट में कोई भी एसिडिक प्रोटॉन आता है तो ये तुरंत उसके साथ रिएक्शन कर लेता है। जो ड्राई ईथर है इसके अंदर कोई भी एसिडिक प्रोटॉन नहीं होता है। दैट मीन्स अगर ईथर के अंदर कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं है तो बनने वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज इट इज इसी फॉर्म में बना रहेगा, ये किसी दूसरे फॉर्म में, दूसरे कंपाउंड की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम ड्राई ईथर की जगह कोई दूसरा सॉल्वेंट यूज करें, कोई भी पोलर सॉल्वेंट यूज कर लें, या हमारा कोई भी ऐसा सॉल्वेंट, सपोज वाटर हमारे पास है, तो उस कंडीशन में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये बनने के बाद तुरंत रिएक्ट करेगा उस वाटर या अल्कोहल के साथ में और एल्केन बना लेगा, जिसकी वजह से हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो इस पर्टिकुलर रीजन को हम कैसे मेंशन करेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज हाईली बेसिक इन नेचर। बेसिक होने की वजह से ये बहुत इजीली किसी भी एसिडिक प्रोटॉन के साथ में रिएक्शन कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम वाटर लें तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बन, दैट मीन्स जो भी एल्काइल या एराइल ग्रुप प्रेजेंट है, वो इस वाटर मॉलिक्यूल के, जो कि एक पोलर सॉल्वेंट है, उसमें एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसके एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके एल्केन फॉर्मेशन कर लेगा। मतलब कि हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एल्केन की फॉर्म में। हमें इस पर्टिकुलर रिएक्शन को रोकना होता है, जिसकी वजह से हम एक ऐसा सॉल्वेंट यूज करते हैं जिस सॉल्वेंट के अंदर कोई एसिडिक प्रोटॉन ना हो, और उसके लिए बेस्ट सॉल्वेंट कौन सा है? दैट इज ड्राई ईथर। तो अपने इस आंसर को कंप्लीट करते हैं। अभी हमने ये बताया कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कार्बन की रिएक्शन को स्टॉप कर रहे हैं। ईथर हैज नो एसिडिक प्रोटॉन, इसलिए हम इसको एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस ईथर में क्या होता है? स्टेबल होता है। सो आई होप आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी और एनी काइंड ऑफ सजेशन, यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।